Hello dear students, you are most welcome to today's chemistry class in this EduSat educational channel. Today we will be continuing with the same topic, coordination chemistry. Today is the third class number 3. मजा आ रहा है ना? बहुत important topic है. In one more class I will complete this topic, but today's discussion is very important. So before going to discuss today's subject matter, let us have a look into the previous class, what we have discussed. In the last class, we had discussed about coordination number. You know, coordination number means number of coordinate bonds formed between metals and ligands in a complex. Okay. Then its oxidation number, net electrical charge carried by the central metal in the complex. Coordination entity, it is the sphere, square brackets, within which it is a non-ionizable entity, within which metals and ligands are coordinated to each other. They are present together. And a counter ions, the counter ions are present outside the bracket only to neutralize the total charge of the central metal. Then homoleptic and a heteroleptic complexes. Homoleptic means the complexes made up of one type of ligands only. Heteroleptic, the complexes made up of different kinds of ligands, right? Then homonuclear, heteronuclear complexes, polynuclear complexes. Homonuclear means the complexes made of only one central metal. Polynuclear means the complexes made up of two central metals. They may be same or different. Then we discussed at the last nomenclature, means naming of coordination compounds under a IUPAC system. याद है ना, मैंने क्या कहा था? Complexes can be ionic or non-ionic. In ionic complexes, cations must be named first, then anions. In case of complex cation, अंदर में घुस जाओ, पहले लिगैंड का नाम लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, उसके बाद मेटल का नाम की बगल में इन पैरेंथेसिस इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो इन रोमन न्यूमरल्स, देन आनायन का नाम डाल दो. सेकेंड डिस्कशन किए थे, अगर कॉम्प्लेक्स तुम्हारा आनायन हो तो कैटायन का नेम, देन लिगैंड्स नेम ऑफ मेटल इन नेम ऑफ मेटल, इसके नाम से एटी जोड़ना, देन और फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल. मेटल का लैटिन नेम लिखना, ठीक है, लैटिन नेम के साथ एटी जोड़ना. इफ कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स आनायन सिमिलर वे, in the similar way naming was done. For non-ionic complexes, one word name only, no cation, no anion. इसको हम डिस्कशन कर चुके हैं. टुडे विल बी डिस्कसिंग, आज का शाम ओर्नर्स के नाम, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बाप के नाम से आज का शाम. टुडे विल बी डिस्कसिंग द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. पहले तो नेमिंग सीखा, स्ट्रक्चर दिया, नेमिंग सीखा. आज उल्टा होगा, मीन्स नाम दे दिया, आईपीएसी नेम दे दिया गया तुमको, और पूछा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंपोजिशन फार्मूला लिखो, आज वो सीखेंगे. उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स का सारे के सारे जो खेल हो रहा है, एक सेंट्रल मेटल कितने लिगैंड के साथ साठ गांठ करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या नंबर है, क्या फार्मूला है, क्या फंडा है, उसको भी सीखेंगे. उसको कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. और एट लास्ट ओर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस. चलिए डिस्कशन करते हैं. रूल्स फॉर राइटिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम आईयूपीएसी नेम. ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, उससे तो कई गुना आसान है, बहुत वेरी वेरी सिंपल थिंग. देखो मैं बता रहा हूं आपको,
नाम दे दिया गया, नाम दे दिया गया। क्या पूछा गया कि स्ट्रक्चर लिखो। पहले कुछ रूल्स ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले सेंट्रल एटम का नाम ढूंढो। राइट द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। पहले सेंट्रल एटम क्या है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर, जो भी है उसका नाम लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करो, ठीक है। पहले उसका सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखो। फर्स्ट सिंबल ऑफ सेंट्रल मेटल, याद रहा ना? ओके। नेक्स्ट लिगेंड्स। लिगेंड्स का फॉर्मूला लिखते जाओ, लिखते जाओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम दिया गया होगा, बस उसका फॉर्मूला लिखते जाना। आफ्टर द नेम ऑफ, आफ्टर द सिंबल ऑफ, और आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ सेंट्रल एटम, देन write down the symbol of the ligands one by one in alphabetical order. If they are compound ligands, if they are compound ligands, put the symbol in a parenthesis. Put the symbol in a parenthesis. पहले तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रख दिए, और इफ दे आर डाई ट्राई, उनका नंबर जो भी है उसमें सब्सक्रिप्ट के हिसाब से लिख देना, ठीक है। अगर कोई काउंटर आयन नहीं है, ना काटायन है ना आनायन है, अगर नहीं है तो सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में प्लस हो या माइनस लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कितने प्लस होगा या हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ नेगेटिव चार्ज मस्ट बी रिटन देयर, या अगर काउंटर आयन है तो काउंटर आयन का नंबर क्या होगा। फॉर्मूला लास्ट में, व्हाट टू लिव द नंबर ऑफ काउंटर आयन्स, it is based on a simple formula that total positive charge must be equal to total negative charge. ये बात ध्यान में रखना। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो दैट कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल। इसी से ही हम निकालेंगे जो काउंटर आयन का नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स आयन का नंबर क्या है। आइए सीखते हैं कैसे हम करेंगे तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। आइए सीखते हैं, ठीक है। देखो, एक दिया गया हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देखो यहां पे काउंटर आयन क्लोराइड है। कैसे लिखेंगे? पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, पहले स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर में ढूंढो कौन है तुम्हारा सेंट्रल मेटल, ढूंढो कौन है सेंट्रल मेटल, कोबाल्ट, बस लिख दिया उसका सिंबल। उसके ऊपर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, बस रोमन न्यूमेरल थोड़ा सा इंडिकेशन दे दो। हेक्साअमीन, अमीन रहा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स लिगैंड, अमीन रहा लिगैंड, तो ये रहा तुम्हारा कंपाउंड लिगैंड, इसीलिए मैंने दे दिया पैरेंथेसिस। अमीन हेक्साअमीन से 6 नंबर 6 दे दिया, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। बाहर में रहा क्लोराइड, काउंटर आयन रहा क्लोराइड। अब लिखना है कि क्लोराइड का नंबर क्या होगा, क्लोराइड का नंबर क्या होगा। देखो, मान लो क्लोराइड का नंबर x है, सपोज क्लोराइड का नंबर x, हमको मालूम नहीं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो x है, अब हिसाब करो, इसका नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया 3, सो 3 प्लस अमोनिया इज न्यूट्रल, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोराइड, एक ही क्लोराइड का -1 है, तो -1 प्लस ये रहा -1 into x number of chloride into x, so total it is a neutral complex, so total charge must be equal to 0, so 3 minus x equal to 0, so x equal to 3, so means यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 देखो, टेट्रा aqua डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट, क्रोमियम 3 नाइट्रेट,
लिखो लिखो लिखो, टेट्रा aqua डाइक्लोरिडो, पहले क्रोमियम ढूंढो, क्रोमियम डाइक्लोरिडो टेट्रा aqua, ये रहा aqua क्लोरिडो, aqua मीन्स वाटर, कंपाउंड लिगांड, कीप इट इन ए पैरेंथेसिस, टेट्रा मीन्स नंबर 4 डाल दो, ठीक है। डाइक्लोरिडो Cl2, ये तो कंपाउंड लिगांड है ही नहीं, उसको खुला छोड़ दो। और उसके बाद देखो रहा तुम्हारा नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट, ठीक है। कितना नाइट्रेट यहां पे लिखेंगे, सपोज X, यहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो 3, ठीक है। अब X का वैल्यू निकालना है। अब इस X का वैल्यू क्या होगा, देखो देखो, ये रहा 3, वाटर का तो 0, 2 क्लोराइड का -2 और नाइट्रेट का -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स, तो कुल मिला के कितना हुआ, ये रहा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये रहा 3 - 2 1 माइनस एक्स इक्वल 0, सो एक्स इक्वल टू 1 मीन्स इट इज 1, ठीक है। इन दिस वे यू कैन do the naming. Let us do some more naming quickly. Trees, ethylene, diamine, cobalt, 3 sulfate. देखो देखो देखो, पहले देखो कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, ट्रीस मीन्स 3, इथिलीन डायमीन मीन्स EN होल थ्राइस, ठीक है। देन सल्फेट SO4, उस कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ SO4 विल बी देयर, सपोज इट इज X, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब देखो सपोज ये रहा 3 प्लस इथिलीन डायमीन इज न्यूट्रल, सो इट इज 0, एक ही सल्फेट का चार्ज है -2 इंटू एक्स, टोटल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3/2, सो इट विल बी 3/2। कैसे लिखेंगे, COEN होल थ्राइस, राइट, SO4 होल थ्राइस 3/2, तो मीन्स if I multiply this with 2, again it will be 3 और 2, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, बस ऐसे ही तुम्हारा नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। सोडियम ट्राइऑक्सैलेट ऑफ फेरेट 3, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट, पोटासियम हेक्सासियानिड ऑफ फेरेट 2, टेट्रामीन प्लैटिनम 2, टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट 2। एक ही सवाल पूछा गया था, पोटासियम आमीन पेंटाक्लोरिडो, पोटासियम आमीन पेंटाक्लोरिडो प्लैटिनेट IV 2001 CHC एग्जामिनेशन में पूछा गया था। देखो क्या होगा, पहले देखो प्लैटिनम, यह रहा प्लैटिनम, पेंटाक्लोरिडो आमीन मीन्स इट इज NH3, पेंटाक्लोरिडो मीन्स Cl5, और बाहर में रहा तुम्हारा, ये रहा पोटासियम, पहले पोटासियम था कटायन, अब देखो कितना पोटासियम होगा, प्लैटिनम के ऊपर 4 है, तो पोटासियम मान लो X है, सो एक ही पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, सो X + 4 + 0, एक ही क्लोराइड का -1, 5 क्लोराइड का होगा -5 इक्वल टू 0, सो X - 1 इक्वल टू 0, मतलब X इक्वल टू 1, सो इट इज 1। इन दिस वे you can write the structural formula from IUPAC lab, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और रोल, ये जो इफेक्ट एक ही देखो, कॉम्प्लेक्स में सारी की सारी खेल है सेंट्रल मेटल का, कई कॉम्प्लेक्स में 4 लिगांड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कई कॉम्प्लेक्स में 6 लिगांड से लेता है, कहाँ पे 2 लेता है, क्या वजह है, क्या चक्कर है, कहीं पे 6 लिगांड्स, कहीं पे 4 लिगांड्स, कहीं पे 2 लिगांड, कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो कहानी है, ये जो खेल है सेंट्रल मेटल का, कब कितने लिगांड के साथ वो संबंध बनाएगा, इसको जानने के लिए
आइए पढ़ते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. दिस रूल वाज गिवन बाय Shizuiki. What are its basic postulates? All ligands contain, you know, all ligands contain at least a lone pair of electron. हर लिगैंड के पास एक lone pair of electrons है. And ligands are electron donors. Ligands are electron donors. वो electron donate करने के लिए ही पैदा हुए हैं. ठीक है? And they makes coordinate bond with the central metal atom. Then the central atom continues taking the electrons from ligands. Ligands electron ले रहा है. काहे को ले रहा है? Until it becomes, or its total electron becomes equal to the electron of a nearest inert gas. Okay? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे? हाउ यू डिटरमाइन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द रीजन व्हाई सेंट्रल मेटल combines the number of ligands. कभी 4, कभी 6, कभी 2. राज है राज. ये राज जानने के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है ना, लिगैंड का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. सो लिगैंड्स विल कंटिन्यू donating electrons, or central metal will continue accepting electrons until its total electron becomes the total electron of our nearest inert gas. कॉम्प्लेक्स बनाने से कितने इलेक्ट्रॉन वो खोता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. इसके पास कितने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट लूजेस एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट गेन्स. सो टोटल कुल मिला के इनर्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन उसके पास हो. ये इसी चक्कर में कभी 2, कभी 4, कभी 6 लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है. देखिए. सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मीन्स टोटल एटॉमिक नंबर मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितने इलेक्ट्रॉन वो खो रहा है, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वाई मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स it gains from the, it takes from the ligands. ठीक है, देखो FeCN whole 4 minus CN whole 6 4 minus. देखो its oxidation number is +2. You know how to calculate oxidation number. So effective atomic number is its effective atomic number is, देखो atomic number of iron is 26, Z is 26 minus oxidation number is +2 means it already lost 2 electrons, minus 2 plus कितने लिगैंड्स है, 6 लिगैंड्स. each ligand donates 2 electrons, 2 into 6. So how much? It is 24 plus 12 it is equal to 36 means क्रिप्टन के साथ बराबर हो गया. इसीलिए आयरन it receives 6 ligands, combines with the 6 ligands. मजबूरियां है. ठीक है, नेक्स्ट जी CuCN whole 4 2 minus. Oxidation number is +2. So copper atomic number, effective atomic number of copper, effective atomic number of copper is, देखो copper 29 minus 2 plus 4 into 2 into 4 equal to 27 plus 8 means 35. इसका थोड़ा कम हो गया, नहीं तो यहाँ पे अगर 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस 2 माइनस ना, ओके 35. ऐसा नहीं कि हर टाइम पे इन ईच कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल विल अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन. आसपास भी होता है, आसपास भी आ जाता है. देखो NiCO whole 4, NiCO whole 4 यहाँ पे 35, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 36. टेट्रा कार्बोनिल निकेल, देखो निकेल इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, सो 28 एटॉमिक नंबर मीन्स 28 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके पास है, कुछ खोया नहीं, प्लस 4 into 2 मीन्स 36. ये तो क्रिप्टन हो गया. सिमिलरली FeCO whole 5 आयरन पेंटाकार्बोनिल क्या होगा, आयरन का 26 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 प्लस 2 into 5 मीन्स
it is 30, 36, again krypton. So this is the empirical formula that tells us how many ligands normally central metal takes to form the complex. ऐसा नहीं है कि each time the total electron will be equal to the electrons of a nearest inner gas. ऐसा नहीं हमेशा. देखो अभी मैंने बताया यहाँ पे 35, फिर भी it is still stable. Cr, similarly Cr NH3 whole 6, Cr NH3 whole 6 2 plus. देखो chromium oxidation, its atomic number is 24 minus 2 plus 6 ammonia, each ammonia donates 2 electron into 6, so this is 34, 2 sort of a inert gas configuration, means 2 sort of a krypton. NiCN whole 4 2 minus, अभी मैंने बताया था NiCN whole 4 2 minus, so its oxidation state is plus 2. So what will be effective atomic number? 28 minus 2 plus 2 into 4. It is 26 plus 8 means 34. So there are also some stable complexes. These are exceptionals. They don't follow effective atomic number rule, but effective atomic number rule से पता लग जाता है कि लगभग how many ligands are associated with a central metal atom in a complex. ठीक है. Next is application of effective atomic number. What is the application? Very important application to calculate the number of unpaired electrons. And on the basis of number of unpaired electrons, we can calculate we can predict the magnetic moment. आइए, इसका पहला एप्लीकेशन हमको पता लग गया कि एक सेंट्रल मेटल कितने लिगैंड को अपनी तरफ से लेके वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ये तो पहला बात है. दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जानना जरूरी है. सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू हाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेड. ये एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट inert gas minus effective atomic number. देखो and you know mu s equal to root over of n into n plus 2 Bohr magneton. यहाँ देखो ये कॉम्प्लेक्स नजर करो. Here your effective atomic number is 35, means copper its atomic number is 29. So 29 means उसके पास 29 है, 29 इलेक्ट्रॉन्स. उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मुझे किसी भी तरह 36 मिल जाए. वो क्रिप्टन होने के लिए वो तरसेगा. तो इसलिए नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका देखो. तो एटॉमिक नंबर नेक्स्ट इनर गैस 36 माइनस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या रहा 35. सो n इक्वल टू 1. सो मीन्स इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन. अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, so mu s will be root over of 1 into 1 plus 2 means root 3 bm means 1.73 bm Bohr magneton. ठीक है. Similarly you can also calculate Cu NH3 whole 4 2 plus. Here you see देखो कपर अभी हाँ वही कपर का देखो, ये भी एक ही बात है. और दूसरा करते हैं क्रोमियम NH3 whole 6 तुम्हारा 2 प्लस. देखो क्रोमियम का वही 36 माइनस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है अभी देखो यहाँ देखो 34 माइनस 34 मीन्स n इक्वल टू 2. इट हैज नंबर ऑफ
2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 36 उसका m था, अभी मिला उसको 34, रह गया पीछे 2, जितने पीछे रह गया इतना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सो म्यू एस विल बी रूट ओवर ऑफ 2 into 2 plus 2 means root 80 means 2.87 bm. In this way you can calculate the magnetic moment. Also another important is the prediction of a molecular formula for simple carbonyls. Simple carbonyl में कितने, how many carbonyl groups will be attached to the central metal in the complex. It can also predict the number of carbonyl groups. Okay, discussing effective atomic number or rule and its applications. First application was to determine the number of unpaired electrons and calculate the magnetic moment. बहुत important है, so many times it has been asked in the examinations. Use this formula, use this formula. Another is also you can calculate how many carbonyl groups are present in the complex. Then Werner's coordination theory. Werner's coordination theory, the father of coordination chemistry. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बाप है वो, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यू नो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वर्नर। द पर्पस इज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस में कैसा बॉन्डिंग है, एक ही मेटल इतने सारे लिगेंड्स के साथ बॉन्ड कर रहा है, कैसा बॉन्ड है ये, व्हाट इज द पर्पस। अगर इतने नंबर सारे बॉन्ड्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो क्या होगा उसका स्ट्रक्चर, क्या होगा उसका ज्योमेट्री, हाउ दिस ग्रुप्स आर लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल बाय डूइंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उसी जमाने में तो इतना तो टेक्नोलॉजी एडवांस था ही नहीं, फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट्स, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट लाइक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी एक्सपेरिमेंट कॉम्प्लेक्स के ऊपर उन्होंने किए। ऑन द बेसिस ऑफ क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स, कंडक्टेंस मेजरमेंट्स एंड स्टडी ऑफ आइसोमेरिज्म, ही proposed the very very fundamental theory that will explain the basics of bonding in complexes. Complexes में ये metal ligands कैसा, how they are connected, how they are joined, and a complex is formed. The very fundamental, what is the role of a metal here? Metal is very very important, very very crucial in making all the complex. सारी के सारी खेल का नायक है सेंट्रल मेटल। उनका कहना है, देखो देखो ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस एंड likely to be asked in the coming examinations also. देखो 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 क्या कह रहे हैं वो। According to Werner, every metal possesses 2 types of valencies. Every metal possesses 2 types of valencies. Number 1, उसके पास प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, and a secondary valency. Secondary valency. Each metal has 2 types of valencies, primary and secondary. दो valency उनके पास है। What are the primary valencies? Primary valencies, these valencies are used only to make simple salts. These valencies are used to make simple salts or double salts Using this valency, it can only make simple salt or double. For example, iron, ferrous sulfate, ferric sulfate, like this. And this is ionizable. This is ionizable. Means you see it can be ionized to बस इसी वैलेंसी में जो
अनायंस हो या जो जो मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस दे आर अटैच्ड वो आयन होके जाने वाले, दे आर आयनाइजेबल. Another is this is satisfied by this valence is satisfied by anions only. Anions only. This valence is satisfied by anions only, and or this valency, using this valency, metal only makes ionic bond. And this valency refers to oxidation state, oxidation number of a central metal atom. And it is a variable, it is variable, it is changeable. Here you see the primary valency of iron is 2. Here the primary valence of iron is 3. It can be changed. It is not fixed. It is variable. And it is non-directional. It is non-directional. It has no direction. Okay? And when he represented the structure of some chloroamine complex of a cobalt, he prepared a number of complexes of a cobalt, chlorine and ammonia. He prepared a number of complexes and conducted number of experiments on those complexes and assigned final structure to those complexes, and in the primary valencies according to Orner's are represented by dotted lines. Right? Next, secondary valency. When the same metal exhibits secondary valency, means using this valency it forms complexes or coordination compounds. If a metal forms complex, means it exhibits or it uses its secondary valency. Number 2, these valencies are non-ionizable. एक ही बार वो जुड़ गया तो छोड़ के नहीं जाएगा. So it represents, it is non-ionizable and it is satisfied by ligands. These are satisfied by only ligands, and these represents oxidation number. Here they represent coordination number. They represent coordination number of a central atom. Coordination number. They represent oxidation number. So these are variable, but this is fixed. Coordination number of a central metal is always fixed because it is based on effective atomic number or rule. ठीक है? And it is directional. It has direction. It is directional in nature. Means if there are 6 secondary valencies, if it shows 6 secondary valencies, that is 6 coordination number, they are directed towards each corner of a regular octahedron. Means octahedrali arrangements. All the bonds are directed to each corner of a regular octahedron. If there is 4, if coordination number is 4, means 4 ligands are attached, it can be either tetrahedral. देखो, it can be either tetrahedral or it can be square planar. So that means it is directed to a particular direction. ठीक है? And in modern terminology, when he assigned the structure, secondary valencies are represented by bold line. So this is the difference. If a metal only exhibit primary valency, वो नहीं चाहेगा, नहीं भाई मुझे सेकेंडरी वैलेंसी से कोई मतलब नहीं, इतने सारी कॉम्प्लेक्स मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं एक सीधा साधा आदमी, ठीक है. अगर वो प्राइमरी वैलेंसी एग्जिबिट कर रहा है तो सिंपल सॉल्ट बना के रहेगा, कटायन अनायन, हम दो हमारे दो, छोटा सा फैमिली बना के रहेगा. If it exhibits secondary valency, then it will make complex. बहुत ही सारे लिगेंड्स आएंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट बंद करेंगे, ठीक है, then it will make complex. So complex according to Orner, देखो कितने आसान से
कितनी इजीएस्ट वे से हमको समझा दिया कि ये सारे जो मेटल का खेल है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है. सो बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, सेकेंडरी वैलेंसी इज रेस्पॉन्सिबल. और सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी भी एग्जिबिट कर रहा है. मतलब ईच मेटल टेंड्स टू satisfy both the primary and secondary valencies. Third one is very important. Each metal tends to or wants to satisfy both primary and a secondary valencies. सारे के सारे मेटल यही चाहते हैं कि हमारा प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई. लेकिन सारे मेटल को ये नसीब नहीं होते. जैसे कि सोडियम तो बना लेता है, सोडियम तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है. देखो ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन दैट कॉम्प्लेक्स इज हाईली अनस्टेबल. ठीक है. तो दिस इज द फंडा, दिस इज द प्रिंसिपल व्हाई द मेटल्स make complexes under what conditions. Okay, and you see, just have again quick look. The primary valencies are satisfied by anions like sulfate, chloride, nitrate वगैरह, and they are ionizable. They can be dissociated and they are satisfied by anions. It represents oxidation number. It is variable and it is non-directional. कोई दिशा नहीं है उसका, and represented by dotted lines. And in secondary valency, using secondary valency, it forms complex, non-ionizable, वो जाने वाला नहीं है. They are satisfied by ligands only and they represent coordination number and they are fixed and directional in nature and represented by bold line. आइए कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं और डिस्कस करते हैं. मैं कुछ आई एम जस्ट गिविंग सम क्वेश्चंस, यू जस्ट आंसर मी. सपोज if I write CuNH3 whole 4 SO4. Now you tell me what is the primary valence of a copper, what is the primary valence of a copper and secondary valence of a copper. बताओ. Primary valence is +2, its oxidation number is 2, primary valence is 2. What is its secondary valence? Coordination number is 4, so it is 4. In this way you can find out what are the primary valence, what are the secondary. ये रहा oxidation number, ये रहा coordination number. याद रहे. समझ में आ रहा है ना. चलिए, कुछ ओनर्स ने जो कॉम्प्लेक्स बनाए थे, द कॉम्प्लेक्सेस मेड बाय ओनर on which he did number of experiments and how he assigned those structures. Have a look. He prepared the complex of a cobalt COCl3 6NH3. He crystallized this complex and on the basis of his experimental finding he assigned the structure like this CO, UC. So these are secondary valency, means coordinate bonds. Here are NH3, 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 NH3. Here NH3 means these are non-ionizable and these three are chlorides. Means primary valencies, they can be ionizable. So what is the primary valency? 1, 2, 3. 3. What is secondary valency? 6. Coordination number. Yeah, it is always fixed. Number of ions. How many number of ions are there? If 3 chloride are lost, 3 chlorine are lost as a Cl minus, then it will have total +3. So total one complex cation having +3 unit charge and 3 chlorides means total number of ions is 4. What is total charge? Total charge equal to
total charge is 6. Second, CO, Cl3, 5NH3, just reduced one ammonia. Also he prepared another complex. How his structure is assigned? How this structure is assigned? CO. देखो very important, very important. ये रहा अमोनिया, ये रहा अमोनिया. All positions are equivalent. Don't worry. किसी भी पोजीशन से आप किसी भी लिगांड को लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं. अमोनिया, ये रहा 5 अमोनिया. और 6th पोजीशन के लिए यहाँ पे एक क्लोराइड, ठीक है. एंड दिस क्लोरीन बिहेव्स डुअली. देयर आर 2 other chlorides. They are joined by primary valencies. One chlorine satisfies 2 valencies. Means it is satisfies primary valency as well as secondary valency. So primary valency, देखो यहाँ पे here it was 3, now it is reduced to 2. Secondary valency is again 6, and number of ions will be 2 chloride plus 1 complex cation, means 2 plus 1 3. Total charge will be equal to plus 2 minus 2 4 units. Hope you must have understood all these things. So dual valency, here dual valency is 1 chloride plays double role, satisfies both primary and a secondary. Okay. Similarly, let us look into the other 2 structures drawn by the Alfredo Werner. The complexes of a similar, say वही एक complex है chloramine complex of a cobalt, but taking different number of ligands. Here he prepared another complex COCl3 4NH3. देखो again CO. Coordination number 6, that will never be changed under any circumstances. वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है. सो यू हैव 4 अमोनिया. डाल दो किसी पोजीशन पे, जो मर्जी वहाँ पे लिख दो, कोई बात नहीं, कहीं पे भी लिख दो, ठीक है. और 2 सेकेंडरी वैलेंसी खाली, यहाँ वो खाली नहीं रहेगा. सो दीज 2 वैलेंसीज आर satisfied by chloride. Here you have 3 chloride. 2 are again satisfying the secondary valency, means they will be behaving dually. 1 chloride is left free, and that chlorine is leaving the system as a Cl minus. ये जो chlorine है, this can be removed as, this chlorine can be ionized as a Cl minus. So again, what are the primary valencies? देखो primary valency रहा 1, here it was 3, it was 2 here, it is 1. So that is a primary valency is variable. What is secondary valency? Secondary valency is again 6. वो हमेशा constant, लिगैंड का नंबर हमेशा constant. लिगैंड बदल सकते हैं. क्लोराइड के जगह में ब्रोमाइड आ सकता है, अमोनिया के जगह में वाटर आ सकता है, लेकिन नंबर बराबर रहेगा. नंबर कभी चेंज नहीं होगा. व्हाट इज डुअल वैलेंसी? व्हाट इज द डुअल वैलेंसी? देखो 1 2. नंबर ऑफ आयन्स, this chlorine is leaving as a Cl minus, so total the remaining molecule or the remaining system will have +1 charge. So +1 -1 means there are 2 charges. Number of ions is 2. One is a complex cation having unit positive charge, another is a simple anion, and a charge equal to 2 units. Okay. Finally, he also prepared another chloroamine complex of a cobalt, where the number of ammonia is further reduced to 3 as COCl3 and 3NH3.
This is another complex. This is another complex. So this complex looks violet color. कलर से कोई मतलब नहीं है, बस देखते जाओ. CO, this is octahedral complex. These are all octahedral complexes. ठीक है. So NH3, here you have NH3. This is another NH3. This is another NH3. And now remaining 3 secondary valencies are left free. वो कभी खाली नहीं रहेगा. So here you have 3 chlorides left. So they are put here. So they occupy the remaining 3 positions of a octahedron. And not only that, according to Werner, they all play dual role. They satisfy primary valency and secondary valency. लेकिन अगर वो secondary valency हो गया, secondary valency के द्वारा वो कनेक्ट हो गया, तो मान लो उसको हम कहेंगे ligand. If any anion is connected to central metal through secondary valency, it will never be called as anion. It will be getting another name, that is called ligand. So once it becomes ligand, ये यहाँ से जाना मुश्किल है. So here देखो primary valency is equal to your 0. This is non-ionic. Primary valency 0, secondary valency is again 6. Number of ions equal to 0. कोई कटा नहीं, कोई anion नहीं है. Charge, number of charges is also equal to 0. So this is you must have to write all these structures, these 4 structures. This is a long question, and now you will be asked questions on this in the examinations. In modern terminology, how we are writing, ये तो पहले ज़माने की बात है, उसी ज़माने की बात है जब टेक्नोलॉजी नहीं था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इतना एडवांस नहीं किया था. जो ओनर ने जो स्ट्रक्चर लिखा है, आज के ज़माने में हम कैसे लिखते हैं, हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस स्ट्रक्चर. अगर ओनर आज जिंदा होते तो बहुत ही खुश होते हैं कि उनके द्वारा जो शुरुआत हुई है वो आज कहाँ तक पहुँच गया है. आज के ज़माने में हम इसी कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं, आइए सीखते हैं. देखो. In modern terminology, we are writing this structure like जो secondary valency and secondary valency are kept in a square bracket. मेटल के साथ उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं. जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम कहते हैं काउंटर आयन. उसको गेट के बाहर, गेट आउट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको बाहर से बैठा देते हैं. आम आदमी ये बन गया तो इनका खास आदमी. तो कैसे लिखते हैं? CONH3 होल 6. देखो आज के ज़माने में इसी कॉम्प्लेक्स को ऐसे ही लिखते हैं. ओनर्स के ज़माने में तो खोला था. ठीक है. देखो बाहर में 3 क्लोराइड को बैठा दिया. और इसको कैसे लिखेंगे? देखो CONH3 होल 5, एक ही क्लोराइड को अंदर ले आए, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज 6, 5 एक 6. बाहर में बिठा दिया 2 को. ठीक है. जो बाहर में रहा वो आयनाइजेबल है, बाहर में है वो आयनाइजेबल है. सो इन दिस वे दिस कॉम्प्लेक्स कैन बी रिटन एज CONH3 होल 4 Cl2. बाहर में बच गया एक, ये अकेला बैठा बाहर में. और ये रहा सारे के सारे अंदर आ गए. CONH3 होल 3 और Cl3. कोबाल्ट ने सबको अंदर बुला लिया, सबको अंदर कर दिया. ठीक है. ये रहा कहानी. दिस इज ऑल अबाउट योर Werner's coordination theory. Next is what are its limitations? Limitation number 1. Why certain elements they form complexes? Not all. सारे मेटल के नसीब में क्यों नहीं है कॉम्प्लेक्स बनाने? Why some elements form complexes? Number 2, why secondary valencies are directional, not primary valencies? क्या वजह है? Secondary valencies are directional, not primary valencies. That is, coordinate bonds are directional. Why complexes show magnetic and optical properties? Why complexes
some complexes are paramagnetic, weakly attracted towards a magnet, they are repelled by magnet, they show color. क्या origin है इसके पीछे? No explanation. There is no electronic basis. There is no electronic basis to explain the bonding. ये जो डॉटेड लाइन है ना, वो कैसा बॉन्ड है? डॉटेड मीन्स व्हाट टाइप बॉन्ड इज दिस? उसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है? नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग. Another is why a metal wants to satisfy both valencies. Why it is tend to satisfy both valencies? क्या रीजन है? प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करे, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करे. व्हाई मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस? पहला बात है, व्हाई मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस? क्या रीजन है? ऑर्डिनरी के पास कोई रीजन नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ, मेटल फंसता जा रहा है. that principle is called as electroneutrality principle. आप जानते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देते हैं बिकॉज ऑफ लो आयनस एनर्जी. देने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं. पॉजिटिव चार्ज आखिर पॉजिटिव चार्ज है, सो कोई एलिमेंट नहीं चाहेगा कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो. इसीलिए उसी चक्कर में, उसको न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में कभी आयन के पास चला जाता है, कभी इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कभी इसके साथ बॉन्ड बना लेता है. ये बॉन्ड एक लालच है दोस्तों, लालच. वो लालच में फंसता गया. कभी 4 लिगैंड के साथ, कभी 6 लिगैंड से शादी कर लिया, कभी 2 से शादी कर लिया, बस फंस गया. उसके बाद उसका स्वरूप बदल जाता है. यही तो है, वही न्यूट्रलिटी के चक्कर में, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी के चक्कर में ये सब खेल है. उसी टाइम पे तो उनको पता ही नहीं था. सो ये रहा तुम्हारा लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी थ्योरी. लेकिन लिमिटेशन के बाद भी दिस इज द मोस्ट बेस्ट थ्योरी, बेस्ट ऑन व्हिच लॉट्स ऑफ एडवांस स्टडीज हैव बीन मेड. एंड आज तक हम यहाँ आज पहुँचे. सो hope you must have enjoyed a lot about Werner's coordination theory, the very fundamental theory which explains the nature of bonding in complexes. Complexes में how the complexes are formed, what type of bonds are there, very very simple and fundamental concepts है, उन्होंने समझा दिया. Okay, hope you must have enjoyed a lot. I wish you all the best, good luck, and I am sure whatever questions are likely to be asked in the examinations, you will have absolutely no problem in solving them. Okay, thank you.